फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी खूबसूरती या गुण भाग 3। अगले दिन सुबह खुशी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है, परंतु प्रसन्नता तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कॉलेज नहीं जाती। असल में वो आर्यन का सामना नहीं करना चाहती। खुशी को अकेले कॉलेज जाते देखकर माँ उससे कहती भी है कि वो भी ना जाए, परंतु खुशी कहती है माँ मुझे आज जरूर जाना है। मैंने आर्यन से मिलना भी है और उससे पूछना भी है कि वो अपने माता पिता के साथ रविवार को आ रहा है या नहीं। माँ भी हंसकर सहमति दे देती है। खुशी के कॉलेज जाने के बाद सरोज जी अपने पति आलोक जी के पास जाती है और कहती है रविवार को आर्यन अपने माता पिता के साथ घर आ रहा है, आप उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। मैं तो ये सोचकर उत्सुक हूँ कि वो कितने बड़े लोग हैं, सामने से आकर मेरी खुशी का हाथ मांगने वाले हैं। आप भी उनसे किसी भी प्रकार की कोई शर्त ना रखिएगा। ये हमारी बेटी की खुशी का सवाल है और खुशी भी आर्यन के साथ शादी को लेकर बहुत खुश है। मैं अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। आलोक जी चुपचाप सरोज की सारी बातें सुनकर कहते हैं कैसी माँ हो तुम, एक बेटी की खुशी तुम्हें दिखाई देती है और दूसरी बेटी की मायूसी तुम्हें दिखाई नहीं देती। अगर मैं प्रसन्नता से पहले खुशी की शादी कर देता हूँ तो ये मेरी प्रसन्नता के साथ अन्याय होगा। एक पिता होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मैं फिर से ये कहता हूँ कि मुझे खुशी की शादी को लेकर कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर ये जरूर कहूँगा कि मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे समय ही क्यों ना लग जाए। मैं प्रसन्नता के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश करूँगा और फिर दोनों की शादी एक साथ करूँगा। अगर उन्हें मंजूर होगा तो वो लोग इंतज़ार करेंगे। ये सुनकर सरोज जी गुस्से से लाल हो जाती हैं और कहती हैं अगर आपने ठान ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, पर याद रखिए अगर प्रसन्नता की वजह से खुशी की खुशियों पर आँच आती है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। फिर आपका जो मन आए आप वो करना। माता पिता की बहस सुनकर प्रसन्नता बाहर आती है। अपनी माँ की बातें सुनकर उसके कदम वही ठिठक जाते हैं। मन ही मन सोचती है कहीं उसकी वजह से पापा खुशी के रिश्ते को इनकार ना कर दें, और अगर कहीं आर्यन के पापा इंतजार करने को ना माने तो इस सब की जिम्मेदार वो खुद होगी। खुशी और माँ उससे कभी बात नहीं करेंगी, माँ तो इन सब के लिए उसे जिम्मेदार ठहराएगी। कुछ समय बाद प्रसन्नता अपने पापा को कमरे में अकेला देखकर उनके पास जाती है और कहती है पापा, आप मेरी खातिर आर्यन के माता पिता को ऐसा कुछ मत कहिए जिससे वो लोग इस रिश्ते को लेकर सोच में पड़ जाएं। पापा, माँ ठीक कहती है, ये तो खुशी का भाग्य है कि वो लोग सामने से उसका हाथ मांगने आ रही हैं, और वैसे भी आर्यन बहुत अच्छा लड़का है और हमारी खुशी के लिए एकदम सही है। खुशी उसके साथ खुश रहेगी। पापा प्लीज आप माँ की बात मान जाइए। आलोक जी अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं मैं खुशी का दुश्मन नहीं हूँ, पिता हूँ उसका। जितना ख्याल मुझे उसका है उतना ही तेरा भी है। तू बेफिक्र रह मेरी बच्ची, मैं सोच समझकर ही फैसला लूंगा। ये सुनकर प्रसन्नता वापस अपने कमरे में आ जाती है। सारा दिन वो गुमसुम सी रहती है और चुपचाप घर के कार्यों में व्यस्त रहती है। दादी सारा दिन उसे उदास देखकर अपने कान्हा जी से प्रार्थना करती है कान्हा जी, मेरी इस बच्ची के जीवन में भी खुशियों और प्यार के रंग भर दो, जहाँ इसे इसकी सूरत से नहीं बल्कि इसकी सीरत से पहचाना जाए। ऐसा कोई लड़का भेजो जिसे पाकर मेरी प्रसन्नता हमेशा प्रसन्न रहे। दूसरी ओर खुशी कॉलेज में आर्यन से और बाकी दोस्तों से बहुत प्यार से मिलती है। आज आर्यन बहुत खुश है, उसे तो जैसे मन चाही मुराद मिल गई हो। जिस खुशी को वो अच्छी तरह से नजर उठाकर भी नहीं देख पाता था, हर पल चोरी चोरी उसका दीदार करता था, आज वो खुशी उसके साथ बेहिचक हंस बोल रही है। दोस्त उसे छेड़ते हुए कहते हैं क्यों खुशी, रात को तुझे नींद अच्छी तरह से आ गई थी या सारी रात आर्यन ही सपनों में आता रहा। खुशी शर्म से नजर नीचे झुकाकर हल्के से मुस्कुरा देती है। शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है। आर्यन ठंडी आह भरकर खुशी की इस अदा पर मर मिटता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो खुशी को तंग ना करे। राहुल बात को बदलते हुए कहता है क्या बात है खुशी? ओह सॉरी खुशी भाभी, आज आपकी बहन नहीं नजर आ रही। खुशी कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वो नहीं आई। राहुल कहता है तबीयत खराब है या कोई और बात है? आर्यन बोलता है और क्या बात होगी यार, तू भी बस। खुशी और आर्यन कैंटीन की ओर चल पड़ते हैं। खुशी आर्यन से पूछती है तुम आ रही हो ना रविवार को हमारे घर? मैंने अपने घर में तुम्हारे बारे में सबको बता दिया है। आर्यन चुटकी लेते हुए कहता है तुम चाहती हो मैं आऊँ?
खुशी शर्माते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन भी कहता है, मैंने भी अपने घर में बात कर ली है, मेरे मम्मी पापा मान गए हैं, हम रविवार को जरूर आएंगे। अब तो मुझसे भी रविवार का इंतजार नहीं होता। दोनों हंस पड़ते हैं। शाम को आर्यन खुशी को उसके घर छोड़ने आता है। खुशी उसे अंदर आने के लिए कहती है। आर्यन बड़े शरारती अंदाज में कहता है, अब तो मैं जब भी आऊंगा अपनी दुल्हन को लेने आऊंगा। खुशी शर्मा कर आंखों में ढेर सारा प्यार लिए मुस्कुराती हुई अपने घर में आ जाती है। आर्यन की प्यार भरी बातों में खोए हुए वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। खुशी की माँ खुशी को देखकर उसके पीछे जाती है और बड़े प्यार से पूछती है, खुशी वो लोग आएंगे ना रविवार को? खुशी बेहद उत्सुक होकर कहती है, हाँ माँ, आर्यन ने मुझसे कहा है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ अवश्य आएगा। आप उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। माँ, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ भी हंसकर कहती है, इस बात की तो फिक्र ना कर, तेरी माँ तेरी खुशियों के खातिर कुछ भी कमी नहीं रहने देगी। वैसे भी मेरी चांद जैसी बेटी को देखकर उसके माता पिता अपने बेटे के भाग्य को ही सराहेंगे। ये तो आर्यन तुझसे प्यार करता है, वरना कोई भी लड़का मेरी बेटी को इनकार नहीं कर सकता था। खुशी माँ के गले लग जाती है। माँ बड़े ही प्यार से उसे पुचकारते हुए कहती है, तू आराम कर ले, थक गई होगी, मैं प्रसन्नता को भेजती हूँ, तेरे लिए कुछ खाने को ले आएगी। ये कहकर माँ प्रसन्नता को आवाज लगाकर कहती है, प्रसन्नता, खुशी को खाना उसके कमरे में दे देना। प्रसन्नता चुपचाप खाना प्लेट में डालकर कमरे में लेकर आती है और देखती है खुशी आईने के आगे बैठकर खुद को ही देखकर मुस्कुरा रही है। शायद मन ही मन अपने आप पर इतरा रही है कि वो सच में बहुत सुंदर है। हर कोई उसे चाहता है। आर्यन तो ना जाने कब से उसका दीवाना बना बैठा है। आज खुशी के चेहरे पर अपनी सुंदरता का जो गुरूर था, वो शायद आर्यन को पाने की वजह से ही था। प्रसन्नता उसे आवाज लगाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, खा लेना। ये कहकर जैसे ही वो पलटती है, खुशी एकदम से बोल पड़ती है, क्या हुआ प्रसन्नता, आज कोई बात नहीं करोगी? क्या हुआ, दिल टूट गया तुम्हारा? ये सुनकर प्रसन्नता एकदम से वहीं रुक जाती है। खुशी की बात सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। अपनी आंखों में आई नमी को छिपाते हुए, आवाज में आई लड़खड़ाहट को संभालते हुए वो कहती है, ये तुम क्या कह रही हो खुशी? खुशी उसकी तरफ पलटती है और कहती है, मैं कम बोलती हूँ पर दिखाई तो मुझे साफ साफ देता है। तेरी आंखों में आई नमी और तेरी आवाज में आई कंपन से अभी भी तुझे लगता है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मैं तो कब से जानती हूँ कि तू आर्यन को चाहती है। मुझे ये भी पता है कि आर्यन तुझसे दोस्ती क्यों करना चाहता था, पर मैं हैरान हूँ कि तू सब कुछ समझते हुए भी नादान क्यों बन गई। तुझे ये कैसे नहीं पता चला कि वो तुझे मोहरा बनाकर मुझे पाना चाहता था। खुशी हंसती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि वो मेरे पीछे दीवानों की तरह फिरता था, मेरी एक झलक पाने के लिए घंटों खड़ा रहता था। तुझसे दोस्ती करना मुझ तक पहुँचने का एकमात्र जरिया था। इसमें आर्यन की कोई गलती नहीं है। उसने कभी नहीं जताया कि वो तुझे चाहता है। धोखा तूने खुद अपने आप को दिया है। तुझे आईने में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता? आर्यन जैसा हैंडसम लड़का तुझे कैसे प्यार कर सकता है? खुशी की बात सुनकर प्रसन्नता का दिल टूटकर बिखर जाता है। वो बिना कुछ कहे रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। अपने कमरे में जाकर प्रसन्नता खूब रोती है। काफी देर सोचने के बाद वो फिर से अपने मन को तसल्ली देती है कि खुशी ने उसे जो कहा है वो ठीक ही तो है। उसने खुद अपने दिल को धोखा दिया है। एक तरफ वो सोचती है, मेरा प्यार तो आर्यन के लिए सच्चा था, जो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। परंतु ये भी उतना ही सच है कि आर्यन की जिंदगी में खुशी के अलावा और कोई लड़की नहीं हो सकती। मुझे भी उन दोनों की खुशी में खुश होना चाहिए। आगे के 2 दिन कैसे निकलते हैं पता ही नहीं चलता। खुशी हर समय आईने के आगे बैठकर अपनी खूबसूरती को निहारती रहती। कभी कोई फेस पैक, कभी कुछ, सारा दिन अपने सजने संवरने पर व्यतीत करती। असल में वो दिल ही दिल में ये चाहती थी कि आर्यन के माता पिता भी उसे देखकर ये सोचेंगे कि उनका बेटा कितना भाग्यशाली है कि उसे मुझ जैसी सुंदर लड़की मिलेगी। ये सोचकर वो खुद पर ही मुस्कुरा देती। माँ भी सारा दिन उसका बहुत ख्याल रखती। आज रविवार है। सुबह से घर में खूब गहमा गहमी का माहौल है। रसोई घर से बेहद लजीज पकवानों की खुशबू आ रही है। प्रसन्नता भाग भाग कर सारे काम कर रही है। दरअसल सारे खाने की तैयारी का जिम्मा उसने अपने हाथों में लिया है। वैसे भी आने वाले मेहमानों की आव भगत में कोई कमी ना रहे, इस बात का उसने विशेष ध्यान रखा है।
वैसे भी घर में सब लोग कहते हैं कि उसके हाथों में गजब का स्वाद है। आज तो वैसे भी उसकी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए वो किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती। पूरे घर को उसने इतने सुंदर तरीके से सजाया है, हर चीज़ करीने से सजी ऐसी प्रतीत होती है जैसे किसी कलाकार की पेंटिंग। दादी माँ सुबह सुबह पूजा करने के बाद ये सब देखकर सोच रही थी, मेरी प्रसन्नता जैसी गुणवान लड़की तो किसी किस्मत वाले की किस्मत में ही होगी। लोग बाहरी सुंदरता के दिखावे में भटक जाते हैं और भूल जाते हैं कि खूबसूरती तो 4 दिन की मेहमान होती है, सीरत की रोशनी तो सारी जिंदगी रहती है। खैर, अपने आप को विचारों से मुक्त करके दादी कहती है, लाडो मैं तेरी कोई मदद करूं? प्रसन्नता हंसते हंसते कहती है, आप आराम से बैठिए, मैंने सब कर लिया है। हाँ, आप ये केसर का हलवा चक्कर बताइए कि कैसा बना है, आर्यन को बहुत पसंद है। दादी उसकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे चखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरी बेटी के हाथों में जादू है। खुशबू से ही पता चल रहा है कि ये हलवा बहुत अच्छा बना है। हाँ, ये बात अलग है, ये हलवा खुशी को बनाना चाहिए था। ये बात अलग है कि उसे तो पता ही नहीं होगा कि आर्यन को क्या पसंद है और क्या नहीं। उसे तो सजने संवरने से फुर्सत नहीं है। प्रसन्नता मुस्कुराकर चुप हो जाती है। दूसरी ओर खुशी आईने के आगे बैठी अपने आप को तैयार करने में व्यस्त है। सारा सामान उसने बिस्तर पर फैला रखा है। माँ भी अपनी प्यारी बेटी के नाजो नखरे उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। घर के बाकी सारे कामों की जिम्मेदारी प्रसन्नता को सौंप रखी है। सरोज जी को तो मानो पंख लग गए हो। वो कभी प्रसन्नता को तो कभी घर के नौकरों को और कभी आलोक जी को बार बार हिदायतें दे रही हैं। उन्हें लगता है कि कहीं भी कोई भी कमी ना रह जाए। दादी माँ अपनी बहू को देखकर सोच रही है, ना जाने इसकी आंखों से कब सुंदरता का पर्दा उतरेगा। ये तो कान्हा जी ही जानते हैं। सबको अपने कामों में व्यस्त देखकर दादी अपने बेटे से कहती हैं, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, जब वो लोग आ जाएंगे तो मुझे बुला लेना। थोड़ी देर बाद घर के मेन गेट के पास गाड़ी रुकने की आवाज आती है। नौकर भागकर गेट खोलता है। सरोज जी और आलोक जी, आर्यन उसके माता पिता का स्वागत करने के लिए आगे आते हैं। वो बड़े आदर भाव से उन सबको अंदर लेकर आते हैं। आर्यन इतना हैंडसम लग रहा है कि सरोज जी तो 2 पल के लिए आंखें झपकाना भूल जाती हैं। जब आर्यन उनके पाँव छूता है, आलोक जी कहते हैं, लड़का तुम्हारे पाँव छू रहा है, आशीर्वाद नहीं दोगी? सरोज जी एकदम से अपने विचारों से बाहर आती हैं और बड़े मन से ढेर सारे आशीर्वाद आर्यन को देती हैं। मन ही मन सोचती हैं, भगवान ने मेरी सुन ली, आखिर मेरी बेटी को सचमुच में राजकुमार जैसा लड़का मिल ही गया। औपचारिकता निभाते हुए एक दूसरे का हाल जानने के बाद आलोक जी विजय जी से पूछते हैं, आपको घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? विजय जी हंसते हुए कहते हैं, हमारा बेटा आपका घर कैसे भूल सकता है? सभी हंस पड़ते हैं। उसी समय कृष्णा जी भी बाहर आती हैं। सरोज जी स्मिता जी को कहती हैं, ये खुशी की दादी माँ हैं। आर्यन उठकर उनके पांव छूता है। विजय जी भी कृष्णा जी को बड़े आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। दादी सभी को आशीर्वाद देती है। स्मिता जी चारों ओर उनके घर को देखकर कहती हैं, आपका घर बहुत सुंदर है और आपने इसे बड़े सलीके से सजाया हुआ है। तभी दादी कहती हैं, घर तो आम घरों जैसा ही है, पर इसे हमारी बेटी प्रसन्नता ने ऐसे सजाया है कि ये खास लगता है। ये सुनकर समिता जी कहती हैं, प्रसन्नता? कौन है प्रसन्नता? तभी आलोक जी कहते हैं, स्मिता जी, प्रसन्नता मेरी बेटी है और खुशी की जुड़वा बहन है। तभी आर्यन भी बोल पड़ता है, हाँ माँ, प्रसन्नता खुशी की बहन है और हमारी अच्छी दोस्त भी है, हम सब साथ ही पढ़ते हैं। तभी प्रसन्नता कुछ चाय नाश्ता लेकर आती है। सभी को नमस्कार करके सबको सर्व करती है। प्रसन्नता के बात करने के ढंग को देखकर उसके खाना परोसने के ढंग से स्मिता जी बहुत प्रभावित होती हैं। मन ही मन ये सोचती हैं कि जरूर खुशी भी इसी ही तरह की सलीकेदार होगी। अपने बेटे की पसंद को सोचकर वो बहुत खुश होती हैं। बातें करते करते आर्यन की माँ सरोज जी से कहती हैं, अब आप खुशी को बुलवाइए, हम भी तो देखें हमारे बेटे की पसंद कैसी है। ये तो खुशी की तारीफ करना नहीं थकता। सरोज जी हाँ में सिर हिलाकर प्रसन्नता को खुशी को लाने भेजती हैं। प्रसन्नता खुशी को लेकर आती है। हल्के पीले रंग का सूट पहने खुशी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसे आते देखकर आर्यन उसे देखता ही रह जाता है। मन ही मन सोचता है,
आज तो खुशी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ईश्वर ने इसे फुर्सत से बनाया होगा। सोचा नहीं था कि ईश्वर मुझ पर इतना मेहरबान होगा। स्मिता जी अपने बेटे को खोया देखकर उसे कंधे से हिलाती हैं और आगे बढ़कर खुशी को अपने पास बैठाती हैं। उसे प्यार से निहारते हुए कहती हैं, अब समझी मेरा बेटा इतनी तारीफ क्यों करता है, तो इतनी प्यारी जो है। ये बताओ तुम्हें मेरा बेटा पसंद तो है? ये सुनकर खुशी शर्मा कर आंखें झुका लेती है। सरोज जी के पाँव तो जमीन पर नहीं पड़ते। वो खुशी को इशारे से आर्यन के माता पिता के पाँव छूने को कहती है। खुशी उठकर दोनों के पाँव छूती है। स्मिता जी खुशी को गले लगाती हैं और आशीर्वाद देते हुए अपने हाथों के कंगन उतार कर खुशी को पहनाती हैं और बोलती हैं, आपकी बेटी आज से हमारी बेटी हुई। वो विजय जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्यों जी, मैं ठीक कह रही हूँ? विजय जी भी हामी भरकर खुश होते हैं। कहते हैं, हमारे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। वो आलोक जी को हाथ जोड़कर कहते हैं, आप बताइए समधी जी, आपको तो हमारा बेटा अपनी बेटी के लिए पसंद है? आलोक जी हाथ जोड़कर कहते हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी बेटी आपके घर की शान बनने वाली है। तभी आलोक जी और सरोज जी भी आर्यन को शगुन डालते हुए अपना आशीर्वाद देते हैं। इस बात पर दोनों समधी एक दूसरे के गले लगते हैं। इस मौके पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उसी समय आलोक जी विजय जी से हाथ जोड़कर एक विनती करते हैं, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मैं तो आप जैसे समधी पाकर बहुत खुश हूँ। परंतु एक निवेदन है आपसे, मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन एक मंडप में करना चाहता हूँ। जब तक मुझे प्रसन्नता के लिए एक अच्छा लड़का नहीं मिल जाता, तब तक मैं खुशी की शादी नहीं कर सकता। अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो। अभी वो बात ही कर रहे होते हैं कि विजय जी उनके जुड़े हुए हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ और मैं आपके इस फैसले का सम्मान करता हूँ, और प्रसन्नता के लिए अगर मुझे कोई अच्छा लड़का मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और हाँ, हम तब तक जरूर इंतजार करेंगे। क्यों आर्यन, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं? आर्यन सहमति में सिर हिलाते हुए बोलता है, पापा जैसा आपको ठीक लगे। विजय जी कहते हैं, वैसे भी 2 महीनों में आर्यन की डिग्री पूरी हो जाएगी। आगे मैं अपने बिजनेस से संबंधित मार्केटिंग का कोर्स करने आर्यन को विदेश भेजने वाला हूँ। अगर खुशी चाहे तो खुशी भी शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। अगर दोनों बच्चे विदेश में अपनी पढ़ाई करना चाहेंगे तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। सारी बातें होने के बाद प्रसन्नता खाना लगाती है। सब लोग हंसी खुशी खाना खाते हैं। आर्यन के मम्मी पापा खाने की बहुत तारीफ करते हैं। कृष्णा जी उसी समय बोलती हैं, हमारी बेटी के हाथों में बहुत स्वाद भरा है। कान्हा जी की बहुत कृपा है। स्मिता जी बोलती हैं, आप सच कह रही हैं माँ जी, आपकी बेटी तो गुणों की खान है। लगता है मेरी खुशी भी ऐसी ही होगी। इससे पहले कि कोई जवाब देता कि सरोज जी बीच में ही बोल पड़ती हैं, बिल्कुल बहन जी, मेरी खुशी तो लाखों में एक है। रूप और गुण का संगम है मेरी बेटी। हंसते हंसाते बातें करते समय कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तभी विजय जी उठते हैं और कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। स्मिता जी और आर्यन भी खड़े हो जाते हैं। सबसे प्यार से मिलते मिलाते वो सब जाने के लिए निकलते हैं। आर्यन के मम्मी पापा हाथ जोड़कर आलोक जी और सरोज जी को विनम्रता पूर्वक कहते हैं, आप जैसे अच्छे लोगों से रिश्ता जोड़कर हमें बहुत अच्छा लगा। और हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, आज से आपकी एक बेटी तो हमारे घर की शान हुई और आपकी दूसरी बेटी के लिए भी मैं एक अच्छा लड़का जरूर बताऊंगा। सब जैसे ही गाड़ी में बैठने के लिए तैयार होते हैं, आर्यन चुपके से खुशी को इशारे से उसे फोन पर बात करने के लिए कहता है। खुशी मुस्कुराकर नजरें झुका लेती हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। उन सब के जाने के बाद प्रसन्नता सारा सामान समेट रही होती है। सरोज जी बहुत खुश हैं। अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा ससुराल पाकर वो बार बार खुशी का माथा चूमती हैं, अपनी बेटी की नज़र उतारती हैं। खुशी उठकर अपने कमरे में चली जाती है और कहती है कि वो आराम करने जा रही है। सरोज जी अपने पति से खुशी की शादी को लेकर विचार विमर्श करने लगती है। वो आलोक जी पर दबाव भी डालती है कि वो जल्द से जल्द प्रसन्नता के लिए लड़का ढूंढ लें, क्योंकि वो खुशी की शादी में ज़्यादा देरी नहीं चाहती। कृष्णा जी अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर उन्हें टोकते हुए कहती हैं, सरोज, वो लोग वैसे भी कहकर गए हैं कि वो शादी के लिए इंतजार करेंगे। अगर उन्हें नहीं रुकना होता तो वो आज ही कह जाते। खुशी की शादी को लेकर तुम्हारी तरह हम सब भी बहुत खुश हैं, परंतु इसके कारण हम प्रसन्नता को ऐसे ही किसी के पल्ले नहीं बांध सकते। आलोक कह तो रहा है कि वो प्रसन्नता के लिए अच्छा लड़का ढूंढेगा,
इतनी भी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। वैसे भी हमारी खुशी तो हमारी दोनों बेटियों की खुशी से है। ये कहकर दादी अपने कमरे में चली जाती है। दादी के जाने के बाद सरोज फिर से आलोक से कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बेटी की शादी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। वैसे भी वो लोग कह गए हैं कि आर्यन की डिग्री 2 महीनों में पूरी हो जाएगी। आप इन्हीं 2 महीनों में कोई लड़का ढूंढ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो प्रसन्नता की वजह से ज़्यादा समय बीतने पर वो लोग शादी से इनकार कर दे। समझे आप? आलोक जी उस समय किसी भी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता जाता है, 1 महीना निकल जाता है। खुशी दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। या तो उसे अपने आप पर ये गुरूर है कि वो बहुत बड़े घर में जा रही है, या आर्यन के प्यार का सुरूर है जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। शर्मीली सी खुशी आर्यन से फोन पर बातें करने में लगी रहती है। कॉलेज जाना खुशी के लिए तो सिर्फ आर्यन को ही मिलना था, क्योंकि पढ़ाई से तो अब उसका मन उठ चुका था। खुशी को तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत खास है। आर्यन तो उसके प्यार में इस कदर खोया है कि उसे खुशी की सुंदरता के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। एक दिन कॉलेज में आर्यन और खुशी हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे। आर्यन खुशी से पूछता है, खुशी मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? खुशी हाथ छुड़वाते हुए तुनक कर कहती है, तुम नहीं होते तो कोई और होता। वैसे भी कई लड़कों ने आज तक मुझे पाने की ख्वाहिश की है, परंतु हाँ, तुम सच में खुशकिस्मत हो कि मैंने तुम्हें हाँ की है। ये कहकर खुशी अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। खुशी की ये बात सुनकर आर्यन स्तब्ध रह जाता है। पास खड़ी प्रसन्नता खुशी की बात सुनकर आर्यन को कहती है, तुम कहाँ खो गए? खुशी के कहने का वो मतलब नहीं था, वो भी तुमसे प्यार करती है, तुम ज़्यादा मत सोचो। आर्यन कहता है, प्रसन्नता तुम्हारी बहन तुम्हारे जैसी क्यों नहीं है? प्रसन्नता हंसकर कहती है, नहीं आर्यन, ऐसी कोई बात नहीं है, खुशी भी दिल की बहुत अच्छी है। आर्यन प्रसन्नता की बात सुनकर मुस्कुराकर चला जाता है। इश्क के नशे में वो इस कदर मदहोश है कि उसे खुशी की कोई भी बात बुरी नहीं लग रही। खुशी को तो ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसे तो पूरे दिन में बस 2 ही काम होते हैं, या तो सारा दिन आईने के आगे बैठकर अपने आप को सजाना और दूसरा आर्यन से बातें करना। दूसरी ओर प्रसन्नता सारा दिन घर के कार्यों में और भी पढ़ने में व्यस्त रहती है। परीक्षा के दिन नजदीक आ रहे हैं। एक दिन आर्यन और खुशी बातें करते करते अपने भविष्य के सुखद सपनों में खोए होते हैं। आर्यन खुशी को कहता है, मैं तो उस दिन का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब मेरी होने वाली प्यारी बीवी अपने हाथों से मुझे केसर का हलवा बनाकर खिलाएगी। तुम्हें पता है, उस दिन तुम्हारे हाथ का बना केसर का हलवा खाकर मम्मी पापा तो तारीफें करते नहीं थक रहे थे। मैं तो पहले से ही तुम्हारा फैन था और अब तो तुम्हारे खाने का भी फैन हो गया हूँ। जरा ये तो बताइए हुजूर, आपने अपने अंदर कितने गुण छुपा कर रखे हैं? खुशी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर आर्यन की तरफ देखकर कहती है, लेकिन उस दिन तो खाना मैंने नहीं प्रसन्नता ने बनाया था। वैसे भी मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। ये सारे काम मेरे लिए नहीं बने। अगर मैं ये सब काम करूंगी तो मेरे सुंदर हाथ खराब हो जाएंगे। आर्यन कहता है, लेकिन खुशी, काम करने से हाथ खराब नहीं होते बल्कि और सुंदर हो जाते हैं। तुम्हें पता है, हमारे घर आज भी खाना मेरी माँ ही बनाती है। बेशक हमारे घर में नौकर चाकर हैं। तभी खुशी बोलती है, लेकिन आर्यन, मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती है कि मैं इन सब कार्यों के लिए नहीं बनी हूँ। वैसे भी नौकर चाकर किस काम के, अगर उनसे काम ही नहीं लेना तो? फिर हंसकर कहती हैं, क्यों आर्यन, क्या तुम अपनी बीवी से घर के काम करवाने वाले हो? मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझे घुमाने लेकर जाओगे और अपनी इस खूबसूरत बीवी की हर इच्छा पूरी करोगे। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि मैंने तुम्हें चुना। ये कहकर खुशी उठकर चली जाती है। आर्यन माथे पर हाथ रखकर सोचता ही रह जाता है। अपने ही मन में उठे सवालों को खुद से जवाब देते हुए वो सोचता है, शायद खुशी अभी नादान है, शादी के बाद धीरे धीरे सब समझ जाएगी। कुछ दिनों बाद आर्यन खुशी को कहता है, अब से हम फ़ोन पर कम बातें किया करेंगे, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपनी डिग्री पूरी करनी है। और तुम भी पढ़ने में ध्यान दो। बाकी तुम शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो, परंतु खुशी को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी उसकी माँ उससे कहती रहती है, तुम रात को ठीक समय पर सो जाया करो, पढ़ने के चक्कर में कहीं तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे ना पड़ जाएं। वैसे भी तुम इतने बड़े घर में जा रही हो, क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ने की? कौन सी डिग्री वहाँ तुम्हारे काम आएगी? अगर कभी दादी भी कहती, सरोज खुशी को थोड़ा घर का काम ही सिखा दो, तो सरोज तुनक कर कहती,
माँ जी इसे कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये जहाँ जा रही है वहाँ नौकरों की फौज है, मेरी बेटी तो वहाँ महारानी बनकर रहेगी। दादी अपनी बहू की ना समझी पर चुप रह जाती और सोचती है क्या पता कब किस काम की जरूरत पड़ जाए। वो खुशी को भी पढ़ने के लिए कहती, लेकिन खुशी को भी दादी की बातें अर्थहीन ही लगती। 2 महीने बीतने को है, सबकी परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। आज दुकान पर जाते हुए आलोक जी को अचानक किसी ने पीछे से कंधे को थपथपाया। आलोक जी ने पीछे मुड़कर देखा तो किसी ने गले से लगाकर कहा, कैसा है यार, काफी समय बाद तुझे देखा। आलोक जी तो 2 पल के लिए उन्हें पहचान ही नहीं पाते। वो फिर से कहते हैं, क्या हुआ, नहीं पहचाना मुझे? मैं नरेंद्र। तुम क्या बिल्कुल भूल गए मुझे? एकदम आलोक नरेंद्र को गले लगाकर कहते हैं, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम यहाँ कैसे? नरेंद्र जी कहते हैं, सारी बातें यही कर लेगा, घर चलने को नहीं कहेगा? आलोक जी उत्सुकता से कहते हैं, अरे माफ करना यार, तुझसे मिलकर तो मैं सब कुछ भूल ही गया, एकदम अपने बचपन में चला गया, चल अभी घर चल। तभी नरेंद्र जी कहते हैं, आज नहीं कल पक्का आऊंगा। अरे हाँ यार, माँ जी कैसी हैं, भाभी जी और बच्चे सब कैसे हैं? आलोक जी कहते हैं, हाँ यार सब ठीक है, तुम बताओ तुम्हारे परिवार में सब बढ़िया हैं? तभी नरेंद्र जी कहते हैं, बस यार सब ठीक ही है, बाकी बातें कल आराम से बैठकर करेंगे, अभी तो फिलहाल मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। कि तभी वहाँ एक नौजवान हल्की दाढ़ी मूछ रखे हुए सांवला सा परंतु आकर्षक व्यक्तित्व का लड़का वहाँ आता है। आते ही नरेंद्र जी से कहता है, पापा चलें? नरेंद्र जी आलोक जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा इनके पाँव छुओ, ये आलोक है मेरे बचपन का दोस्त, जिसके बारे में मैं हमेशा बातें करता रहता हूँ। और हाँ, आलोक ये मेरा बेटा केशव है। केशव आलोक जी के पाँव छूता है। आलोक जी उसे आशीर्वाद देते हुए पूछते हैं, क्या करते हो बेटा? केशव कहता है, अंकल मैं यहाँ एक कंपनी में नौकरी करता हूँ, मेरा ट्रांसफर इस शहर में होने की वजह से हम लोग कल ही यहाँ आए हैं। आलोक जी उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो नरेंद्र को उसके परिवार सहित अपने घर खाने पर बुलाते हैं। कल आने का वादा करके नरेंद्र जी अपने बेटे केशव के साथ बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। आलोक जी आज बहुत खुश हैं। घर आकर वो अपनी माँ को और सरोज को नरेंद्र के बारे में बताते हैं कि कैसे आज वो उन्हें अपनी दुकान के पास मिले थे और कल वो उनके घर खाने पर आ रहे हैं। कृष्णा जी भी याद करते हुए नरेंद्र और आलोक के बचपन में खो जाती हैं। सोचती हैं कैसे नरेंद्र उनके यहाँ रोज आया करता था, कभी उन्होंने अपने बेटे से कम नहीं समझा। समय बीतने पर सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। तभी आलोक माँ को आवाज़ देते हुए कहता है, अरे माँ कहाँ खो गई आप? कृष्णा जी अपने विचारों से बाहर आती हैं और बोलती हैं, कुछ नहीं बेटा, नरेंद्र उनका परिवार कैसा है? तुम्हारे मुंह से उसके बारे में सुनकर मैं तुम दोनों के बचपन में खो गई थी। नरेंद्र की पत्नी मालिनी कैसी है? सरोज तुम्हें मालिनी तो याद है ना? तुम्हारी शादी के कुछ समय बाद तो नरेंद्र की शादी हुई थी, वो मालिनी को लेकर हमारे घर भी आया था। सरोज सोचते हुए हामी भरते हुए कहती है, हाँ माँ जी, उन्हें मिले हुए तो काफ़ी समय बीत गया, 1-2 बार ही तो मैं उनसे मिली हूँ। फिर नरेंद्र भाई साहब और मालिनी भाभी किसी दूसरे शहर में चले गए थे, याद है आपको? वो खुशी और प्रसन्नता के जन्म होने पर भी आए थे। तभी सरोज आलोक से कहती है, याद है आपको उनका एक बेटा भी था? जब वो लोग खुशी और प्रसन्नता के जन्म पर बधाई देने आए थे तो वो बहुत छोटा सा था, क्या नाम था उसका? आलोक जी हंसते हुए कहते हैं, केशव नाम है उसका। अब वो छोटा सा लड़का बड़ा हो गया है। माँ, मुझे आज भी नरेंद्र पहले की तरह बहुत गर्मजोशी और प्यार से मिला है। मैंने उसे कल आने को कहा तो है, बाकी जब वो कल आएगा तो आप उससे मिल लेना। चलो अब खाना खाते हैं। प्रसन्नता खाना लगाती है। आलोक जी उसी समय सरोज को कहते हैं, कल कढ़ी चावल जरूर बनाना, नरेंद्र को बहुत पसंद है। और हाँ सरोज, गाजर का हलवा भी बना लेना। सरोज जी अपने पति की उत्सुकता देखकर खाना परोसते हुए कहती हैं, ठीक है जी, आने तो दीजिए भाई साहब को, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होगी। अगले दिन नरेंद्र जी अपने दोस्त के घर आते हैं। केशव अपने पापा को उनके घर छोड़ते हुए कहता है, पापा मैं आपको शाम को लेने आऊँगा, तब तक आप अपने दोस्त के साथ एंजॉय कीजिए, मैं शाम को आकर सबसे मिल भी लूँगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 4 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।